सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एक उपाध्याय और आज बात करेंगे आरक्षण और योग्यता को लेकर। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि यह आर्टिकल चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नीट की अखिल भारतीय कोटा सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोटा की संवैधानिक वैधता को जारी रखा है। न्यायालय ने माना कि खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण योग्यता से असंगत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश के मामले के साथ ही अन्य कारणों से भी यह निर्णय ध्यान देने योग्य है। आइए जानते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं को। 2 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा दिया गया निर्णय समानता और सामाजिक न्याय के हमारे संवैधानिक आदर्शों के आलोक में आरक्षण की व्याख्या करते हुए योग्यता की एक लोकप्रिय गलत धारणा पर विराम लगाता है। न्यायालय के समक्ष मामला मेडिकल कॉलेज में नीट अखिल भारतीय कोटा यानी AIQ प्रवेश में OBC और EWX कोटा लागू करने से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान का था। AIQ को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत 1986 में पेश किया गया था ताकि किसी भी राज्य के छात्र को दूसरे राज्य में स्थित मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने में डोमिसाइल से मुक्त या योग्यता के आधार पर अवसर प्रदान किया जा सके। इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक सीटें यानी अंडर ग्रेजुएट सीटों का 15% और स्नातकोत्तर सीटें यानी पोस्ट ग्रेजुएट सीटों का 50% कोटा शामिल है। सरकार ने हाल ही में इस कोटे के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण का विस्तार करते हुए OBC आरक्षण को भी श्रेणी के भीतर शामिल करने का निर्णय लिया था। रिट याचिकाओं ने इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि OBC आरक्षण के लागू होने से पेशेवर योग्यता प्रभावित होगी और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ नकारात्मक भेदभाव होगा। रिट याचिकाओं के एक अन्य समूह ने EWS आरक्षण की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जबकि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम पर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थी। रिट याचिकाओं के एक अन्य समूह ने EWS आरक्षण के लिए 8 लाख रुपए की आय सीमा को चुनौती दी है। न्यायालय ने चिकित्सीय प्रवेश में देरी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के चलते प्रवेश की अनुमति प्रदान की है, किंतु EWS के लिए 8 लाख रुपए की सीमा की वैधता संबंधी मामले को मार्च में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अब नजर डालते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर। सकारात्मक भेदभाव के आलोचक लंबे समय से तर्क दे रहे हैं कि आरक्षण योग्यता का उल्लंघन करता है। आरक्षण के पक्षधर लोग भी इसे स्वीकार करते हैं। साथ ही वो तर्क देते हैं कि सकारात्मक भेदभाव सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे अन्य लक्ष्यों की पूर्ति करता है। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखित निर्णय ने आरक्षण संबंधी बहस को एक नवीन आयाम प्रदान किया है। न्यायालय ने इस अवसर पर योग्यता बनाम आरक्षण के मुद्दे को 12 पैराग्राफ के अंतर्गत सीधे संबोधित किया है। निर्णय अवसर की समानता के हमारे संवैधानिक वादे को रेखांकित करते हुए औपचारिक समानता के बजाय वास्तविक समानता के सिद्धांत को याद कर पुनः उसे पुष्टि करने से शुरू होता है। संविधान सभा में आरक्षण संबंधी बहस के आलोक में यह निर्णय हमें याद दिलाता है कि संविधान निर्माताओं का इरादा वास्तविक संरचनात्मक बाधाओं को दूर कर अवसर की समानता को सुनिश्चित करने का था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केरल राज्य बनाम NM थॉमस, KC वसंत कुमार 1985 और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला 1992 जैसे ऐतिहासिक मामलों पर आधारित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का प्रावधान अपवाद नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 16(1) में प्रतिपादित समानता के सिद्धांत का विस्तार है। निर्णय में कहा गया है कि सभी नागरिकों के बीच अवसर और स्थिति की वास्तविक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में आरक्षण साधक है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आरक्षण एक उपाय है। किसी विशेष व्यक्ति को प्राप्त विशेषाधिकार व्यक्तिगत भाग्य या परिस्थितियों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग कुछ समूहों के द्वारा करने से होने वाले संरचनात्मक नुकसान को दूर करने में आरक्षण की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। दूसरा निर्णय उन तंत्रों के विनिर्देशन में योगदान करता है जिनके माध्यम से सामाजिक विशेषाधिकार कार्य करते हैं। 1985 के KC वसंत कुमार बनाम कर्नाटक मामले में न्यायमूर्ति C रेड्डी ने जाति की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था में अंतर्निहित कठोर प्रकृति पर जोर देकर आरक्षण के दावों को सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखे जाने की आलोचना की थी।
यह निर्णय मार्क गैलेंटर के अवधारणा के अनुकूल है, जिसमें संसाधन संचय की प्रक्रियाएं परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। इस समझ को विस्तार देते हुए निर्णय शायद पहली बार के.वी. श्याम प्रसाद के कार्य सांस्कृतिक पूंजी की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। निर्णय में कहा गया है कि सांस्कृतिक पूंजी यह सुनिश्चित करती है कि एक बच्चे को अपने परिवार की स्थिति के अनुरूप उच्च शिक्षा या उच्च पद लेने के लिए पारिवारिक वातावरण के द्वारा अनजाने में ही प्रशिक्षित किया जाता है। यह उन व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं और उन समुदायों से आते हैं जिनके पारंपरिक व्यवसायों के परिणाम स्वरूप खुली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल का संचार नहीं होता है। यह निर्णय इस प्रक्रिया के निहितार्थों के प्रति भी सजग है कि आरक्षण को योग्यता के आधार पर खारिज करने वाला प्रबुद्ध वर्ग पारिवारिक संस्कारों, सामुदायिक जुड़ाव और विरासत से मिले कौशल को वैध ठहराता है। निर्णय सामाजिक पदानुक्रमों की पुष्टि करता है कि एक परीक्षा में कम अंक उन लोगों की गरिमा को कम करने का काम करता है जो अपनी उन्नति में उन बाधाओं का सामना करते हैं जो उनके द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। तीसरा यह है कि यह निर्णय सामाजिक पूर्वाग्रहों को उजागर करता है जो प्रशासन की दक्षता और योग्यता के कमजोर पड़ने की आशंका पैदा करता है। निर्णय कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के कौशल के बारे में पूर्वाग्रही रूढ़ियों को सुधारने की आवश्यकता पर बल देता है। 2019 के बीके पवित्रा बनाम कर्नाटक राज्यवाद के निर्णय में कहा गया था कि प्रशासन की दक्षता के लिए योग्यता का बेंचमार्क एक उम्मीदवार के प्रदर्शन द्वारा मापा गया असंबद्ध अमूर्त आदर्श नहीं है। संघ या राज्य के मामलों में प्रशासन की दक्षता को एक समावेशी अर्थ में परिभाषित किया जाना चाहिए, जहां समाज के विविध वर्ग के लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन की सच्ची आकांक्षा के रूप में प्रतिनिधित्व पाते हों। निर्णय मामले की एक तह तक जाकर और योग्यता के उपाय के रूप में परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अश्वनी देशपांडे के अध्ययन का हवाला दिया गया है जो परीक्षाओं के द्वारा मापने का दावा करने और वास्तव में वे क्या मापते हैं के बीच की असमानता को उजागर करता है। अर्थात परीक्षाओं योग्यता मापने का दावा तो करती है मगर वो इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों को प्राप्त विशेषाधिकार की अनदेखी करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये योग्यता के मापन के क्रम में अवसर की समानता की अनदेखी कर बैठती है। विषय को विस्तार देते हुए सतीश देशपांडे के शोध का हवाला देते हुए कहा गया है कि अक्सर परीक्षा की विषय वस्तु का उन कार्यों से अप्रत्यक्ष और कमजोर संबंध होता है जिन्हें उम्मीदवार को करना होता है। उनका तर्क है कि प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को दोष रहित बताया जाता है ताकि मानकों और मूल्यांकनकर्ता की प्रतिष्ठा को संरक्षित रखा जा सके। सतीश देशपांडे इन परीक्षाओं को पक्षपातपूर्ण मानते हुए इसे दर्दनाक रक्तपात की संज्ञा देते हैं जो पेशेवर वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हाशिए के समूहों के साथ किए जाते हैं। इस प्रकार देशपांडे ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि परीक्षाएं कम क्रूर होती हैं तो उनके बहिष्कार के लिए उम्मीदवारों के विशाल बहुमत को राजी करने का उनका मुख्य सामाजिक कार्य बाधित हो जाएगा। इन पहलुओं पर विचार करते हुए निर्णय में कहा गया है कि परीक्षा केवल एक व्यक्ति की वर्तमान क्षमता को प्रतिबिंबित कर सकती है लेकिन उनकी क्षमता या क्षमताओं की उत्कृष्टता को नहीं कर सकती। व्यक्तिगत चरित्र, जीवंत अनुभवों और बाद के प्रशिक्षण के महत्व को आगे बढ़ाते हुए निर्णय इस बात पर जोर देता है कि परीक्षाएं अपवाद हैं क्योंकि यह सुविधाजनक संसाधन आवंटन के तरीकों की पहचान नहीं करती जिनको लेकर हमारे संवैधानिक आदर्श विशेष रूप से सजग हैं। अब एक नजर डालते हैं इसके महत्व पर। आरक्षण से योग्यता में कमी आती है जैसी व्यापक भ्रांति के आधार पर आरक्षण की आलोचना उच्च जाति के कुलीन वर्ग के हितों के अनुकूल है। शायद उन्होंने अपनी दूरगामी दृष्टि के चलते ही आरक्षण के विरुद्ध सुनियोजित ढंग से ऐसी भ्रांतियां पैदा की हैं जिन्हें आम जनमानस सहजता से स्वीकार करने लगा है। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के द्वारा विपरीत भेदभाव के दावों को वास्तविक समानता के प्रतिमान के तहत उचित ठहराया जाना चाहिए। यह निर्णय ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिकता की एक कठोर न्यायिक समीक्षा के लिए पृष्ठभूमि निर्मित करता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए सांस्कृतिक पूंजी की भूमिका की अनदेखी करता है और ओबीसी की क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए समान आय सीमा का निर्धारण करता है। यह निर्णय नीतिगत क्षेत्रों में परीक्षाओं के ऐसे मॉडल के विकास की पहल करता है जो भाषाई, वर्गगत, स्कूल, बोर्ड और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह से मुक्त हो। इस निर्णय के संदर्भ में नीट पर जस्टिस ए के राजन की रिपोर्ट उच्च शिक्षा तक पहुंच के लोकतंत्रीकरण के लिए
एक संभावित खाका हो सकती है। योग्यता के पीछे छिपे सामाजिक विशेषाधिकारों की मान्यता जातिगत जनगणना की मांग को भी पुष्ट करती है। यह दस्तावेज जातियों द्वारा संचित विशेषाधिकार को उजागर कर सकता है। अगर बात करें निष्कर्ष की, तो इस निर्णय के आलोक में हमारे देश में योग्यता बनाम आरक्षण संबंधी एक लंबे, खंडित और निरर्थक बहस को सुलझाया जा सकता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ऐसे तर्कों के आने से जनता को विरासत में मिली जातिगत विशेषाधिकारों की वास्तविकता को समझना चाहिए, जो योग्यता के रूप में सामने आती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह निर्णय न्यायिक आदेश में सार्वजनिक नीति निर्माण में दूरगामी परिणाम देने वाला साबित होगा। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।